नमस्कार, आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी जुगल कलाल और कैमरे के पीछे लगातार हमारे साथ बने रहे हैं विनीत ननोमा जी। आज मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज तारीख है 13 तारीख को 84 उपचुनाव विधानसभा का मतदान होना है और ठीक इसके 10 दिन बाद यानी 23 तारीख को 23 तारीख को मतगणना होगी, काउंटिंग होगी और पता चलेगा कि विधानसभा उपचुनाव में कौन सा उम्मीदवार, कौन सा प्रत्याशी जीत के एकदम करीब पहुंचेगा और इस सत्ता में काबिज हो पाएगा। अब सबसे कमाल की बात इस वीडियो की ये है कि आज आप चुनाव के वोटिंग से कुछ दिन पहले ही समझ जाएंगे कि आखिर ये चुनाव कौन जीतने वाला है। हमारे साथ मौजूद, जैसे कि मैंने बताया, जुगल कलाल जी। पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को समझाएं कि आखिर यहाँ की जो सियासी स्थिति वो क्या कहती है। देखिए, ये चुनाव कौन जीतेगा ये अब आखिर में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सरकार है। बीजेपी के राज्य के नेता पूरी तरह 84 में लग गए। 84 का रण उन्हें किसी भी हालत में जीतना था, तो उनके पास तंत्र और मंत्र दोनों था। और पहले की तुलना में देखा जाए तो बीजेपी इस बार बेटर परफॉर्म करती हुई है। जिस तरह से पिछली बार जो उपचुनाव हो रहे हैं, जो राजकुमार रोत थे, जो विधायक थे, वो 70,000 वोटों से जीते थे, लेकिन अब नजर आ रहा है कि वो डिस्टेंस कम करेगी और इसका फायदा जो होगा वो बीजेपी को होगा। इसका एक तो मुख्य कारण है कि प्रदेश के हाथ में कमान रही। दूसरी बात, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के 3 बार यहाँ दौरे रहे। जो बाबूलाल जो खराड़ी जो आदिवासी मंत्री है, जो टीडी विभाग का, वो भी लगातार 1.5 महीने से यहाँ दौरे करे। प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर लगातार आए, राजेंद्र राठौड़ आए, इसके बाद सीपी जोशी आए। तमाम नेता यहाँ पर दिखाई दिए, बल्कि चारों विधानसभा के भी नेताओं ने अपना जनसंपर्क से लेकर डोर संपर्क सभाओं से लेकर सारी कोशिशें आजमाई। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी जो पिछली बार वोट लाई थी, क्योंकि उन्होंने टिकट में ही फेरबदल किया है, क्योंकि 1980 के बाद देखा गया तो सुशील करारो को टिकट दी, लेकिन इस बार पहली बार कारीलाल ननोमा को टिकट दी, जो कि ऑलरेडी सिमोड़ा से प्रधान है। तो ऐसे में कहीं ना टिकट का फेरबदल और केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार होना, तंत्र और मंत्र होना उन्हें मजबूती जरूर देगा। यहाँ मैं एक चीज़ एक और जोड़ना चाहता हूँ कि लगातार हम जितने भी जनसभा आपने मैंने साथ में मिलकर कवर की, उसमें एक चीज़ बहुत साफ स्पष्ट की गई है कि ये जो नेता है वो आउट ऑफ द बॉक्स नेता है, क्योंकि इसकी जो छवि है वो बाकी नेताओं की तरह नहीं है क्षेत्र के। इसकी जो छवि है साफ है, एकदम स्पष्ट छवि वाला नेता है और ये पहली बार इतने बड़े चुनाव में उतारा जा रहा है। ये भी कह सकते हैं एक तांत्रिक नेता उतर रहा है। और इस तंत्र विद्या का विधानसभा उपचुनाव में क्या असर होगा ये तो जैसे कि 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन यहाँ सवाल बनता है कि कांग्रेस लड़ पा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं राष्ट्र का नेता हो, राज्य स्तर के चुनाव हो, क्षेत्रीय स्तर के चुनाव हो, कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो दिन पर दिन या घंटे वो कम होती जा रही है। तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस कम होगी। पिछली बार से कांग्रेस भी मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस ने युवाओं को टिकट दी। हमेशा से मांग उठी है कि भगोरा परिवार हमेशा से 84 में दबदबा रखा कि एक ही परिपाटी चली आई, परिवार रहा। लेकिन इस बार महेश रौत को टिकट दी, और जो ज्योति बेल्ट से आता था, पढ़ा लिखा युवा है, 30 साल की उम्र है उसकी, और उसने काफी प्रयास किए, वो लोगों से डोर टू डोर संपर्क किया। उसके साथ जो डूंगरपुर के विधायक है गणेश गोगरा, वो लगातार गाँव वालों से मिल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, यहाँ तक कि चारदानी बोगरा खुद भी मैदान में आए। बड़े जितने भी दिग्गज नेता डूंगरपुर जिले के थे वो तो उस चुनावी मैदान में देखे गए। लेकिन हाईकमान जिसे हमने देखा है कि यहाँ पर जो बीजेपी में हाईकमान आकर यहाँ पर सभाएं कर रहा है, जो मुख्यमंत्री की सभा थी ऐसे, लेकिन कांग्रेस का हाईकमान नहीं आया। गोविंद सिंह डोटासरा सलूम्बर तो जा रहे हैं, लेकिन 84 नहीं आ रहे हैं। सचिन पायलट को नेतृत्व तो मिला है, लेकिन शायद लगता है कि उन्हें उपचुनाव में इंटरेस्ट नहीं है या क्या नहीं है, वो तो वो ही ज़्यादा बता पाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनकी जो यहाँ पर उनका ध्यान नहीं देना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और जो जनता जो कांग्रेसी महसूस करता होगा कि आलाकमान नहीं चाहता कि कांग्रेस यहाँ से जीते। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि महेश रौत यहाँ पर कमज़ोर है। महेश रौत युवा है, उसको जन समर्थन मिल रहा है क्योंकि पढ़ा लिखा है और जोत्री से आता है, वो उसी गाँव से आता है जहाँ से राजकुमार रौत आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टक्कर तो दे रहा है, जीतेगा या नहीं जीतेगा, लेकिन जो पिछली बार जो वोट जो कांग्रेस लाई थी उससे ज़्यादा ज़रूर लाएगी। जी, उससे ज़्यादा लाएगी। आखिर में सवाल उठता है बीजेपी को लेकर, क्योंकि क्षेत्र में मजबूत दबदबा रखती है, लगातार इतने सारे चुनाव जीतती भी आई है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की यहाँ कवरेज करते टाइम कि ये जो चुनाव है अनिल कटारा के चेहरे पे कम लड़ा जा रहा है, राजकुमार रौत के चेहरे पे ज़्यादा लड़ा जा रहा है। और कई बार जब राजकुमार रौत खुद भी मंच पे आते हैं तो बतौर उनको अपना उत्तराधिकारी के तौर पे पेश करते हैं, यानी कि हाँ राजकुमार इज़ देयर, उसके बाद जो भी है वो है, राजकुमार तो रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि सब कुछ राजकुमार का होना तो सही नहीं है?
देखिए, राजकुमार रोत आदिवासियों के मसीहा हैं, इस बात को आप भी मतलब ठुकरा नहीं सकते कि मतलब कहते हैं कि आदिवासियों को जागरूक करने से लेकर हम जिस जगह खड़े हैं उस जगह का भी काम राजकुमार रोत ने करवाया है। तो राजकुमार ने ये तो जरूर कहा सकता है कि राजकुमार रोत यूथ आइकन बन चुके हैं आदिवासियों को। राजकुमार रोत सिर्फ 84 तक सीमित नहीं है। जब वो 84 में पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो एक 26 साल का युवा चुनाव लड़ता है जो अपनी डिस्कवर बाइक पर प्रचार करने के लिए जाता है और उसको कोई जानता नहीं, उसको राजू के नाम से जाना जाता है और वो राजकुमार बनता है। जब सरकार बनती है, समर्थन करता है, 31 साल में फिर विधानसभा का चुनाव लड़ता है और 70,000 वोट ले आता है और फिर लोकसभा का चुनाव लड़ता है और 2.5 लाख वोटों से जीत जाता है, वो भी महेंद्र जी मालवीय के सामने। अगर बात करें तो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ 84 तक सीमित नहीं है, वो यूथ आइकन पूरे आदिवासी क्षेत्र का है। अब बात 84 पर फिर लौटते हैं कि राजकुमार, जरूर ये बात सही है कि राजकुमार का उत्तराधिकारी अनिल कटारा बनेगा, उत्तराधिकारी अनिल कटारा बनेगा और बीएपी से ज्यादा महत्वपूर्ण राजकुमार रोत है। लोग बीएपी को देखकर वोट नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर वोट राजकुमार रोत के चेहरे को देखकर वोट दे रहे हैं। अगर राजकुमार की एक बात की जाए तो राजकुमार से काफ़ी लोग नाराज भी नजर आए कि राजकुमार के साथ जो नेता बन रहे थे, उभर रहे थे, जब राजकुमार पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय देखा गया कि कई लोग इनके साथ थे, वही लोग उनके खिलाफत कर चुके हैं, वही लोग उनके खिलाफ निर्दलीय उतर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखा जाए तो बदामी लाल है, जो कि चिखली के प्रधान के पति हैं। इसके बाद उनके गाँव से ही दूर घोरादा में आने वाली कामलिया हैं, जो बीटीपी से वाड़पंच थे, जो उनके दोस्त थे, जिन्होंने बाइक पर घूमकर प्रचार वर्चार किया, लेकिन आज वो इनके साथ खिलाफत करते हैं। तो कहीं ना कहीं राजकुमार की खिलाफत तो हुई है 84 के अंदर। कहीं ना कहीं ये माने कि राजकुमार भी हल्के फुल्के कमजोर तो हुए, लेकिन अब इसका असर कितना वोट में दिखा जाएगा वो बात की बात है, वो समय बताएगा। और अनिल कटारा को चुन के खड़ा करना चिखली से, ये फैसला कितना सही था बीएपी का? देखिए, बीएपी के लिए ये फैसला तो बहुत अच्छा था क्योंकि चिखली बेल्ट को कभी भी टिकट नहीं दी गई। चिखली हमेशा अपने मानती थी कि किसी भी पार्टी को चिखली का उम्मीदवार नहीं चाहिए, चिखली का विधायक नहीं चाहिए, लेकिन इस बार चिखली को टिकट दी गई और पूरी तरीके से दी गई। और हमेशा से ये मांग बीएपी के अंदर एक बात हमेशा थी, जब बीटीपी थी, बीएपी थी और आदिवासी परिवार था, कि इस बार ज्योति को मौका मिला है, अगली बार चिखली को मौका मिलेगा। और ये उस पर वो खरे भी उतरे, जो उनकी सिलेक्शन प्रणाली थी जिसके तहत भी वोटिंग हुई। लेकिन वहां पर एक बहुत टर्निंग पॉइंट हो गया कि चिखली में उम्मीदवार ज्यादा खिलाफत में चले गए। बदामी लाल उनमें से एक हैं, परेश बघोरा उनमें से एक हैं, और जितने भी निर्दलीय दूसरी ग्रीन पीपल पार्टी और जितनी भी जो पार्टियां हैं उनसे खड़े होने वाले सारे चिखली के लोग ज्यादा हैं। और बदामी लाल का इस तरह से मोड़ना क्योंकि वो चिखली के प्रधान है, तो ऐसे में उनका कहीं ना कहीं जनाधार तो होगा। और अनिल कटारा के नाम पर सिर्फ अनिल कटारा देखा जाए तो अनिल कटारा लोग सिर्फ प्रत्याशी के तौर पे देख रहे हैं कि हमको वोट देना है, लेकिन उनका चेहरा काम नहीं कर पा रहा है। चेहरा अभी भी राजकुमार रोत का काम कर रहा है। अब मैं आपको तीनों पार्टियों का मतलब जो मेरा पर्सनल निजी विश्लेषण है वो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने तीनों पार्टी की तीन चीज़ें महसूस की है। पहला, मैं सबसे पहले भाजपा पे जाना चाहता हूँ। भाजपा का हिसाब ये है कि उन्होंने आला कमान तो पूरा उतार दिया, राइट, लेकिन क्षेत्रीय स्तर के नेता को तरजीह नहीं दी गई। वो तवज्जो जो मिलनी चाहिए थी एक्चुअल में, क्योंकि आप क्षेत्रीय नेता है बतौर, आपको जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो शायद थोड़ी सी कम मिली है। और आला कमान भले पूरा उतर गया, पूरा आप प्रदेश के जो भी बड़े बड़े सियासी चेहरे वो हमको तमाम जनसभाओं में देखने मिल गए। तो यहाँ भाजपा ने एक कमी रखी है। हो सकता है वो स्ट्रेटेजी काम आ जाए 84 उपचुनाव में, लेकिन ये मुझे एक कमी देखने को मिली। दूसरी बात, अगर मैं कांग्रेस की करूँ तो महेश रोत का जो हिसाब था वो ऐसा था कि युवा नेता है, अच्छा नेता है, लेकिन संभवतः कहीं मुझे ये डर है, अगर मैं बतौर कांग्रेस समर्थक बात करूँ एक बार के लिए मान लीजिए, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार मेरे पसंदीदा पार्टी ने एक चेहरा तो खड़ा किया, लेकिन उसको समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं। यहाँ उल्टा है पूरा भाजपा से कि क्षेत्रीय नेता सबके सब पहुँचे हुए हैं, लेकिन आला कमान कोई नहीं नजर आ रहा। अब ये स्ट्रेटेजी मतलब या तो भाजपा की स्ट्रेटेजी सही है या कांग्रेस की स्ट्रेटेजी सही है, लेकिन दोनों विलोम स्ट्रेटेजी है। अब अगर मैं बीएपी की बात करूँ, बीटीपी लंबे टाइम से, ये नो डाउट है, मैंने आम आदमी पार्टी के बाद और तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के बाद एक अकेलौती ऐसी पार्टी देखी जो बहुत अच्छा ग्रो की है, बहुत जल्दी ग्रो की है। उसने तमाम एमपी दिए, सांसद भी दे दिया, और वो धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी चुनाव अपना लड़ रही है। लेकिन वो जो एक कांग्रेस के नाम पे गुटबाजी कहा जाती थी, सीधे तौर पे तो यहाँ मौखिक रूप से गुटबाजी नहीं कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में अंतरकलह देखी जा रही है। पोपट खोखरिया का इंटरव्यू आपने भी लिया था, अपने भी कैमरे पे वो एक बार आ चुके हैं। पोपट खोखरिया को ले लो, उनके तेवर दिखाने का अंदाज़ हो गया, प्लस और भी कई प्रत्याशी रहे। बदामी लाल की बात आपने की, हम अभी जीवाराम अमलिया जी के पास गए थे, उन्होंने भी यही कहा। तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है पार्टी में, बस ये है कि राजकुमार का चेहरा इतना हावी है ना कि वो सब चीज़ें उसके पीछे छुप जा रही है। अब मेरा ये मानना है कि अगर तीनों पार्टी का, अब हमने ये तो बात किया कि नतीजे कैसे होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि तीनों पार्टियों में से किसी को भी आगे बढ़ना है चुनाव को,
तो इन तीनों का जो हमने जिक्र किया, अगर ये समय रहते तय वक्त पे इसको कंट्रोल में कर लेते हैं तो आई थिंक आने वाला जो विधानसभा उपचुनाव होगा, या अब तो चलो वक्त हो गया इसका, या आने वाले और भी कई चुनाव होंगे, उसमें इन तीनों पार्टी के लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये सही बात है? ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जैसा आपका बताया कि कांग्रेस वाला भी आपका सही कहना था कि ऊपर वाले का यहाँ पर ध्यान नहीं रहा। बीजेपी के अंदर ये बात सही है कि प्रदेश के हाथ में ही सब कुछ रहा, भले वो सभा कहाँ होगी या गमचा क्या होगा या कहाँ पर लोगों को ठहराया जाएगा या जो भी चीज़ होगी, वॉट एवर, एक चुनाव में सारी जो भी चीज़ें, तंत्र मंत्र सब कुछ ऊपर की तरह से तय हो रहा था। जैसे आपने बात की बीजेपी के अंदर, तो नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि राजकुमार के आगे सारे चेहरे बोने हो जाते हैं और राजकुमार भी कहीं ना कहीं कहते ही रहते हैं कि मैं अपना उत्तराधिकारी अनिल कटारा को बता रहा हूँ। तो वो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि अनिल कटारा राजकुमार का उत्तराधिकारी है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये कि जो राजकुमार रोज जो जीते थे वो कम मार्जिन नहीं था। जब वो विधानसभा में जीते तो वो राजस्थान में जीतने के मामले में सबसे दूसरे नंबर पर थे और वोटिंग परसेंटेज के मामले में वो सबसे ज्यादा थे। तो ऐसे में राजकुमार रोत को हल्के में नहीं लिया जा सकता, और क्योंकि राजकुमार रोत बड़ा चेहरा बन चुका है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीएपी की जो बीएपी का वोट बैंक है वो कटेगा, ये बात तो 100% है। और जो उनकी जो विनिंग मार्जिन है जो 70,000 था वो काफ़ी कुछ हद तक, मतलब कहते हैं कि आधे तक घट सकता है, वो 70 से 35,000 पहुंच सकता है। वहीं बीजेपी की जो सभा देखी गई जो मुख्यमंत्री की, तो वहां पर भीड़ भी बड़ी तादाद में थी। तो देखना होगा कि क्या ये बीजेपी ये भीड़ वोटिंग में तब्दील कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर एक और चीज़ देखी कि उन्हें लग रहा था कि वो सिमलवाड़ा बेल्ट उनका स्ट्रॉन्ग है, जोधरी उनका कमजोर है क्योंकि महेश और राजकुमार में बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने सभा कहाँ की, चिखली के अंदर की, जहाँ ऑलरेडी बिखराव था, तो उन्होंने चिखली को बुनाने की कोशिश की। लेकिन अब बीजेपी को कोई उम्मीद है कि कोई उलटफेर हो जाए। बीजेपी भी ये नहीं कह सकती कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। और जो एग्जिट पोल्स आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, राजनीतिक जानकारी भी कहते हैं कि बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। लेकिन हमने हरियाणा में देखा कि सब कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी, बड़े बड़े एग्जिट पोल्स, बड़ी मीडिया दावा करती थी। लेकिन जब नतीजा आया तो बीजेपी वहाँ जीत गई। तो ऐसा उलटफेर शायद बीजेपी यहाँ कर दे, तो कुछ कह नहीं सकते। अब आखिरी सवाल है, दर्शकों का वक्त हम ज़्यादा नहीं लेंगे। सवाल ये है कि आखिर ये सब जिसके लिए हो रहा है, जनता जनार्दन, उसके लिए क्या है? जनता जनार्दन के लिए एक ही चीज़ थी, पानी। ना तो वो बीजेपी लाई, ना कांग्रेस लाई, ना बीएपी ला पाई। वो मुद्दा तो हुआ क्योंकि आज भी जो 84 की जनता, जिस जगह हम गेजे काटा खड़े हैं, सिर्फ चिखली से पानी भरकर गढ़ों पर रखकर यहाँ पर लाया गया। लेकिन जो पानी जो लाया, जो बात थी वो नहीं हुई। और मैं मानता हूँ जहाँ तक कि एक तो 84 की जनता को पानी चाहिए, चिखली के लोगों को शिक्षा चाहिए, क्योंकि आज भी उनके गांव में अगर अंदर तक जाए, धाड़ियों में जाए, तो रोडों की कनेक्टिविटी कम है। तो पर अब देखना होगा कि जनता जातिवाद पर वोट देती है, क्या धर्म पर वोट देती है, या विकास पर वोट देती है, कि या फिर एक युवा चेहरा बनाए पढ़ा लिखा पे वोट देती है। वो जनता के हाथ में कि जनता किसका फैसला करेगी। लेकिन कट्टुकड़ी ये जरूर अपील करेगा कि आप अपना वोट दे तो पानी को देखकर, अपनी समस्या को लेकर, सड़कों को देखकर, ना कि जातिवाद को देखकर, धर्म को देखकर, या युवा चेहरों के कौन आपकी बात करेगा और कौन आपका समाधान करेगा, इस आधार पर वोट देना चाहिए। जी, बहुत ही शानदार बात कही जुगल कलाल जी ने कि जनता अगर वोट दे तो अपनी परेशानी, अपने मुद्दे, अपनी समस्या से जोड़ के उस वोट को देके, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के आधार पर वोट कभी नहीं दिया जाता। अपने मसलों को लेके वोट देना ज़्यादा एक बुद्धिमान वाला फैसला रहता है। ऐसे ही कट लगातार चुनावी अपडेट भी आपको देता जा रहा है। 13 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख को मतदान है। दोनों ही तारीखें आपको याद रखनी है और दोनों ही तारीखों को एक ही काम करना है, आपको कट पे आना है, विजिट करना है, सब्सक्राइब करना है और चुनावी अपडेट लगातार देखते रहना है। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे। नमस्कार, मैं जुगल कलाल।